जय बोले भाइयों मेरा नाम सिद्धार्थ है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपनी कंप्यूटर क्लासेस ले रहे हैं, उसी सिलसिले में आज की एक वीडियो रहेगी जो कि होगी डीप लर्निंग की। इससे पहले मैंने आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करवा दिया है और साथ में मशीन लर्निंग क्लास करवा दी है और यूट्यूब पर बिग डाटा प्रोसेसिंग की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम लोग के एडवांस के मतलब जो नए चैप्टर ऐड हुए थे उसके 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसके बाद से 2-3 चैप्टर और रह जाएंगे जो कि करवाने लायक होंगे, जो कि नए ऐड हुए थे। ठीक है, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और ई कॉमर्स वगैरह है, उसको देखना है आप लोगों को। फिर उसके बाद से आप लोगों ने जो पहले के हम लोग जैसे इनपुट आउटपुट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सब चीजें तो आप लोगों को मतलब थोड़ी बहुत पता होंगी, लेकिन जो नई नई चीजें थी वो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझाते हुए जा रहा हूं और इसी में से क्वेश्चन फंस जाएगा। देखो, ज्यादा घुस के ज्यादा डीपली जाके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 15 नंबर के क्वेश्चन था ने 15 नंबर के क्वेश्चन में कितने लिमिट तक आ सकता है, कितना घुस के पूछ सकता है, वो अंदाजा लग जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हम लोग को गेट लेवल का भी नहीं पढ़ने की जरूरत है कि गेट में जैसे हम लोग इंजीनियर वगैरह जो पढ़ते हैं ना, वैसा भी नहीं पढ़ना है। हम लोग को नॉलेज लेते हुए चलनी, ऊपरी सतही नॉलेज हम लोगों को होनी चाहिए हर चीज की। ठीक है, कंप्यूटर में। और जो नए चैप्टर जुड़े हैं उसको तो आप लोग अच्छे से ही देख लो, क्योंकि पहले के आप लोग पढ़ चुके होंगे इनपुट आउटपुट और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, लेकिन जो नए चैप्टर जुड़े हैं तो इसको आप लोग ढंग से पढ़ के देख के जाओ, अच्छे से समझ के जाओ, ताकि अगर कोई क्वेश्चन वगैरह उसमें घुमा फिरा के भी पूछे तो भी आपका आंसर मतलब सही हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं डीप लर्निंग क्लास को। तो देखो यार, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, मशीन क्या करती है, मशीन नकल करती है इंसानों की। ऐसा समझो कि मशीन जो है नकल कर रही है इंसान की, मशीन जो है मिमिक्री कर रही है इंसान की। ठीक है, मशीन लर्निंग में क्या होगा, मशीन लर्निंग में मशीन खुद से सीख रही है। ठीक है, मशीन खुद से सीख रही है। मैंने आप लोग को बताया था कि सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है, रीइंफोर्समेंट बेस्ड लर्निंग, ये सब चीजें होती हैं। तो ये सब चीजें इसमें क्या है, मशीन खुद से सीखती है, प्रिडिक्शन करती है, गलतियां करती है, सीखती है, फिर गलतियां करी, फिर सीखा, फिर गलती करी, फिर सीखा, फिर धीरे धीरे उसमें एक्यूरेसी आती जाती है, मशीन सीखती जाती है। ये हो गया मशीन लर्निंग। अब आता है डीप लर्निंग। तो सबसे पहले एक बात बताओ कि हम लोग की सारी चीजें ये सब इतनी अच्छी तरीके से चल रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी अच्छी तरीके से चल रहा था, ठीक है, डीप लर्निंग इतनी अच्छी तरीके से चल रही थी, तो मशीन लर्निंग इतनी अच्छी तरीके से चल रही थी, तो डीप लर्निंग की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, मतलब डीप लर्निंग के लाने का उद्देश्य क्या था, क्यों हम लोग को जरूरत पड़ी? देखो, अब मैं एक आप लोगों को लाइव एग्जांपल करके एक एग्जांपल में समझाता हूं हम लोग को मशीन लर्निंग के बाद डीप लर्निंग की जरूरत क्यों पड़ी। हालांकि देखो, ये जो होता है ना, जो डीप लर्निंग है वो मशीन लर्निंग का एक सबसेट है, और जो मशीन लर्निंग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है। मतलब आप तीनों को अलग अलग नहीं कर सकते हो, ये तीनों एक साथ ही बढ़ रही हैं आगे। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में थोड़ा सा विकास हुआ तो मशीन लर्निंग में थोड़ा विकास हुआ तो डीप लर्निंग। ठीक है, अब मैं इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझा देता हूं आप लोगों को, क्यों हम लोग को डीप लर्निंग की जरूरत है, क्यों हम लोग को मशीन लर्निंग की जरूरत है, कहां पे हम लोग का मशीन लर्निंग काम आता है, कहां पे हम लोग की डीप लर्निंग काम आती है। एक लाइव एग्जांपल में आप लोग बताता हूं। मैं हूं, ठीक है, और मेरे पास में एक मशीन है, कंप्यूटर है। ठीक है, मुझे जैसे मैं बहुत गुणा भाग करता हूँ, ठीक है, बहुत गुणा भाग करता हूँ, तो मेरी जो मशीन है उसमें मैंने एक वो फिट कर दिया कि यार गुणा उड़ा करने का पूरा फॉर्मूला उसमें लगा दिया, और उसमें मैं डिजिट डालता हूँ, मशीन गुणा करके दे देती है अच्छे से। ठीक है, फिर मैंने कुछ डाला, मशीन ने गुणा करके दे दिया। ठीक है, फिर मैंने जोड़ का लगा दिया, मशीन ने जोड़ करके दे दिया। कितने सेकंड का खेल हो रहा है, हमने यहाँ पे बटन दबाया और मशीन ने उसका आउटपुट दे दिया, बहुत फास्ट काम हुआ। अच्छा, वही चीज मैं बोलूं कि 1,09,999 को 1,09,099 से गुणा करिए, आप लोग अभी तुरंत करिए, नहीं कर पाओगे ना, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मशीन क्या करेगी, मशीन जैसे ही डिजिट डाली, एंटर मारा, तुरंत आंसर मिल गया हम लोगों को। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो, एक गणितीय चीजें होती है ना, जैसे जो गुणा भाग, ठीक है, गुणा भाग करना, प्लस माइनस करना, बड़े बड़े डिजिट का, वो मशीन बहुत आसानी से कर लेगी। हम लोग कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये तो मशीन लर्निंग चल रही थी, बहुत अच्छे थे। फिर क्या हुआ ना कि फिर जैसे मैं आया, ठीक है, और मेरा एक कोई दोस्त आया, मैंने मशीन से बोला कि मशीन इसका चेहरा पहचान ले, इसका चेहरा पहचान। तो मशीन बोली कि भैया ऐसे नहीं पहचान पाऊंगी, आप एक काम करो, इसकी हाइट बताओ, कैसा है ये बताओ, रंग गोरा है, काला है, कैसा है ये बताओ। ठीक है, उसके बाद से उसके फीचर्स बताओ, उसके बाद से उसके कहीं कुछ धब्बे वब्बे हो तो बताओ, मतलब उसकी पहचान के लिए, उसके सर पे बाल है तो बताओ। तो एक मतलब उसकी सारी फीचर्स हम लोगों ने उसको दे दिए। ठीक है, कैसे बाल है, घुघराले हैं, सफेद हैं, काले हैं, सब फीचर बता दी। तब उसके सामने अगर कोई लड़का जाता है, तब मशीन उसको पहचानने की कोशिश करती है कि चलो ठीक है, ये भैया ने ऐसा प्रोग्रामिंग की थी और ऐसा है। लेकिन बाई चांस मैंने जब प्रोग्रामिंग की थी तो 2 साल पहले की प्रोग्रामिंग थी, वो लड़का 2 साल में थोड़ा बड़ा होके आ गया। अब मशीन के सामने, मशीन फिर कंफ्यूज
क्या कि भैया ने तो उसकी हाइट इतनी बताई थी, इसकी हाइट तो बढ़ गई है, मतलब इसकी हाइट तो है, मतलब वो लड़का नहीं है, मशीन यहाँ पे एरर मार गई। ठीक है, तब यहाँ पे हुआ, तब यहाँ पे काम में आया डीप लर्निंग का। अब डीप लर्निंग का काम क्या होता है? डीप लर्निंग का काम जैसे आप लोगों को पता ही होगा, अब मैंने आप लोगों को बिल्कुल कोर्स पे ले आता हूँ, मतलब अपने सब्जेक्ट पे ले आता हूँ। देखो डीप लर्निंग का क्या होता है? फेस रिकॉग्निशन करना, ठीक है, स्पीच रिकॉग्नाइज, स्पीच मतलब आवाज को पहचानना, ठीक है, चेहरे को पहचानना, ये सब काम होता है इसमें डीप लर्निंग में। ठीक है, ये सब काम डीप लर्निंग में होता है। ये न्यूरल नेटवर्क की तरीके से काम करती हैं। जैसे मशीन, जैसे इसमें क्या होता है ना, मशीनें जो होती हैं बिल्कुल इंसान के दिमाग की तरीके से काम करने लगती हैं। ठीक है, जैसे कि इंसान का दिमाग होता है ना, बिल्कुल वैसे ही काम करने लगती हैं। कोई इंसान आया, उसको मुझे पहचानना है, तो मैंने अपनी आंखों में, मतलब आंखों से उसको देखा, उसकी फिगर बना ली अपनी आंखों में। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट, मतलब मैंने अपने दिमाग को इनपुट दे दिया। फिर दिमाग पे गया वो इमेज, ठीक है, दिमाग पे इमेज गई, अब इमेज पहचान रही है उसको, उस इंसान को पहचान रही है, हाँ ये तो मनोज है। ठीक है, मैंने मनोज आ गए दिमाग में, उसके बाद से मैंने आउटपुट अपने आप को दे दिया कि हाँ ठीक है ये मनोज आ गया। ठीक है, मनोज है, मतलब उनके सारे फीचर कल वाले मिल गए थे, मैंने उनको पहचान लिया। ठीक है, ऐसे ही सोचो कि आप लोग जैसे ऐसे ही मान लो मशीन के पास अगर दिमाग हो, ठीक है, अगर मशीन के पास ऐसे ही दिमाग हो, मशीन ऐसे ही जैसे हम लोग का दिमाग काम करता है वैसे ही काम करने लगे, ठीक है, तो वो भी इंसानों को पहचान लेगी, वो भी आवाजों को पहचान लेगी, उसको बार बार सब कुछ देने की जरूरत नहीं, हाइट वेट वगैरह नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी। आप एक बार फोटो दिखाओ, वो पहचान गया। मुझे कोई फोटो दिखाए भैया देखो ये सिद्धार्थ है, तो मैं समझ जाऊंगा हाँ ये सिद्धार्थ है। अब आज दिखे, कल दिखे, परसों दिखे, मैं सिद्धार्थ समझ जाऊंगा कि हाँ ये सिद्धार्थ है। वैसे क्या करना पड़ता है, हम लोग को पूरा फीचर बताना पड़ता है सिद्धार्थ का, कि सिद्धार्थ भैया ऐसे हैं, सिद्धार्थ भैया चश्मा लगाते हैं, सिद्धार्थ भैया कंप्यूटर पढ़ाते हैं, सब कुछ बताया, तब जाके मशीन पहचानी। और उसके पहले मशीन पहचान ही नहीं पा रही थी। डीप लर्निंग में क्या हुआ? डीप लर्निंग में आप मशीन ने एक बार देख लिया, मशीन पहचान गई, ये सिद्धार्थ भैया कंप्यूटर पढ़ाते हैं, बात खत्म। ठीक है, तो यहां से मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में बेसिक डिफरेंस ये रहा। ठीक है, जहां पे मशीन लर्निंग थोड़ी पीछे होती जा रही थी, वहां पे डीप लर्निंग आगे आने लगी। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आप लोगों के सामने है, मैंने आप लोगों को पीडीएफ दे दिया था, पीडीएफ पढ़ते हैं हम लोग। तो 6-7 मिनट में आप लोगों को मैंने केवल समझाया है, केवल बेसिक बताया उसका। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। अब आप लोग पढ़ोगे कुछ चीजें तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। देखो डीप लर्निंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिस्से हैं। मैंने आप लोग बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग तीनों एक ही मतलब उसके हिस्से हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में गहराई और काम करने के तरीके में फर्क होता है। कैसे फर्क होता है वो जान लेते हैं। डीप लर्निंग की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने आप लोग बताया ना, पहले मशीन लर्निंग था, उसके बाद से डीप लर्निंग की हम लोग को जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, पहले हम मशीन लर्निंग से काम चला रहे थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, मशीन लर्निंग की कुछ सीमाएं थी। क्या सीमाएं थी? देखो मशीन लर्निंग तब तक ही सही काम कर रही थी जब तक डेटा कम हो। जैसे एक बंदा हो, एक बंदे का डाटा मैंने डाल दिया कि यार ऐसे ऐसे शकल का, ऐसे ऐसे काला गोरा, इतने इतने हाइट का, अगर इतना मोटा इतना पतला लड़का आएगा तो समझ लेना कि राहुल आ रहा है। समझ गया? तो एक लड़का आ रहा था तो मैंने, अब मान लो वहां पे 50 लड़के आ रहे होते तो मैं 50 लोगों का 5 दिन में डाटा उसको फीड कर पाता। ठीक है, तो डाटा जहां पे बड़ा हुआ, जब डाटा ज्यादा हुआ तो वहां पे मशीन लर्निंग फेल हो गई। ठीक है, दूसरा क्या था, समस्या सीधी सादी हो, मतलब बिल्कुल सीधी सादी, मतलब इंटू गुणा करवाना और ये सब चीजें करवाना, तो मशीन लर्निंग का हम लोग यूज कर सकते थे। लेकिन जब ज्यादा चीजें होने लगी तो उसमें मशीन लर्निंग थोड़ा सा पीछे होने लगी, फेल होने लगी। ठीक है, उसके बाद से इंसान खुद फीचर्स निकाल सके। ठीक है, लेकिन जब डेटा बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, जैसे लाखों फोटो हो गई, वीडियो हो गई, ऑडियो हो गई, ठीक है, समस्याएं बहुत जटिल हो गई, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। आप लोग एक वर्ड पकड़ लेना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जब भी आएगा तो आप लोग समझ जाना कि डीप लर्निंग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स जहां पे लिखा गया वहां पे डीप लर्निंग। मैंने आप लोग कल भी बताया था, जहां पे क्लासिफिकेशन आया वहां पे जो मैंने लर्निंग बताई थी ना, लर्निंग के टाइप, मशीन लर्निंग के टाइप, ऐसे ही इसमें समझ लेना कि कॉम्प्लेक्स जहां पे आएगा वहां पे डीप लर्निंग आ जाएगा। ठीक है, डेटा बहुत ज्यादा हो गया, जैसे लाखों फोटो, वीडियो, ऑडियो, समस्याएं बहुत जटिल हो गई, इंसान खुद फीचर निकालने में चूक गया। ठीक है, और तब मशीन लर्निंग उतना अच्छा काम नहीं कर पाई। उसके बाद से क्या हुआ, फीचर बार बार बताना पड़ता था ना, फीचर मैंने आप लोग बताया, फीचर बताने की जरूरत होती थी। ठीक है, उसको जैसे इमेज से आई एयर शेप निकालो, ठीक है, स्पीच से फ्रीक्वेंसी पिच निकालो, बार बार उसमें लिखना पड़ता था। ठीक है, मशीन लर्निंग में इंसान को खुद बताना पड़ता था कि कौन कौन से डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, जरूरी है। मतलब इंसान मशीन लर्निंग में खुद बताता था कि कौन कौन से डेटा पॉइंट जरूरी हैं। ठीक है, अच्छा, इससे होता क्या था, या ज्यादा टाइम लग, मैंने आप लोग बताया कि अगर अलग अलग इंसान के अगर अलग फीचर हम लोग अलग अलग डालेंगे, 100 लोग आ गए, 100 लोगों के फीचर, तो ज्यादा टाइम लगेगा ना। ठीक है, सबके लिए अलग अलग तरीकों की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, और गलती की संभावना ज्यादा थी। बिल्कुल, अगर एक बंदे का भी मैंने हाइट इधर से उधर में चूक गया तो गलती एरर आ जाएगी तुरंत, मतलब मशीन उसको पहचान नहीं पाएगी, मतलब हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसलिए जरूरत थी एक ऐसे मॉडल की जो खुद सीख सके, मतलब खुद सीख सके, देख ले एक बार उसके बाद से सीख जाए, ऐसे मॉडल की जरूरत थी। तब जाके आई डीप लर्निंग। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बिग डाटा और फास्ट कंप्यूटर्स अब हमारे पास है। ठीक है,
पहले हम लोग पास मतलब बहुत अब हम लोग पास बिग बहुत ज्यादा डाटा है, मतलब बहुत बड़ा डाटा है और फास्ट कंप्यूटर्स भी है, सीधी बात है। ढेर सारा डाटा है, तेज कंप्यूटर है, ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, ठीक है। अब ऐसे एल्गोरिदम की जरूरत थी जो कि बड़े डाटा को समझ सके, ठीक है, बिना इंसानी मदद के खुद से सीख सके, ठीक है। मतलब उसको इंसानों की मदद ज्यादा ना हो, वो खुद से सीख जाए चीजों को देख देख के, ठीक है। कॉम्प्लेक्स चीजों को पहचान सके, कॉम्प्लेक्स चीजों की पहचान आसानी से हो सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और तब आया डीप लर्निंग, यहां पे आया डीप लर्निंग। समझ में आ गया आप लोगों को डीप लर्निंग की जरूरत क्यों पड़ी? डाटा ज्यादा हो गया तब जरूरत पड़ी, ठीक है। जब ज्यादा डाटा होता है तो मशीन लर्निंग ठीक से काम नहीं कर पाती है, तो डीप लर्निंग की जरूरत पड़ती है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जब होता है तो डीप लर्निंग की जरूरत होती है, मशीन लर्निंग काम नहीं कर पाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रियल लाइफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मैंने आप लोगों को बताया कॉम्प्लेक्स अगर आया वर्ड तो डीप लर्निंग आप लोग मान लेना, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा वो दिया हुआ है कि टास्क में परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है। आप लोग देखो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में देखो, जब फेस रिकॉग्नाइजेशन की बात होती है तो मशीन लर्निंग की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन परफेक्ट होता है डीप लर्निंग में। मतलब किसी की फेस, मतलब किसी का चेहरा पहचानना हो तो उसमें डीप लर्निंग में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन मशीन लर्निंग में उतना परफेक्टली नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, सेल्फ ड्राइविंग जो खुद से कारें चलती हैं, टेस्ला वगैरह की सेल्फ ड्राइविंग कार जो होती हैं, वो मशीन लर्निंग में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती हैं, लेकिन डीप लर्निंग में अच्छी परफॉर्मेंस देंगी, ठीक है। उसके बाद से वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा वगैरह, सिरी वगैरह जो हो गया, वो समझ नहीं पाता मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग में उसको बहुत सारी चीजें, लेकिन डीप लर्निंग में वो चीजें समझता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेशन में गलत अनुवाद कभी कभी मशीन लर्निंग में होता है, लेकिन डीप लर्निंग में अनुवाद जो मतलब ट्रांसलेट होता है, जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन होती है वो बिल्कुल परफेक्टली होती है, ठीक है। तो डीप लर्निंग ने क्या खास किया, क्या खास हुआ डीप लर्निंग में? देखो, खुद सीखना सीखा, मतलब खुद से सीखना सीखा, ठीक है। फिर बड़ी बड़ी न्यूरल नेटवर्क बनाई, जैसे हम लोग के दिमाग में बहुत बड़ी बड़ी तंत्रिकाएं मतलब है ना, जैसे तार वायर्स लपेटे हुए हैं, ऐसे ही इन्होंने भी वायर्स लपेट लिए, मतलब न्यूरल नेटवर्क्स बनाए अपने बहुत सारे, जिसे डीप न्यूरल नेटवर्क कहा गया, ठीक है। इंप्रेसिव एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो गई इसकी, मतलब जहां पे एरर वगैरह की संभावना थी वहां पे इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, ठीक है। उसके बाद जब कॉम्प्लेक्स काम आने लगे, कॉम्प्लेक्स काम भी पॉसिबल होने लगे डीप लर्निंग से, ठीक है। जैसे चेहरा, भाषा, आवाज को पहचानना, ठीक है, वगैरह वगैरह, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। डीप लर्निंग क्या है, अब थोड़ा परिभाषा पढ़ लें। डीप लर्निंग एक प्रकार की मशीन लर्निंग है। डीप लर्निंग भी एक प्रकार की मशीन लर्निंग है, लेकिन उससे थोड़ी सी आगे निकल गई है, ऐसा समझिए। जो इंसानी दिमाग की तरह काम करने वाले मॉडल्स का इस्तेमाल करती है। जैसे इंसान का दिमाग काम करता है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग बताया, जैसे इंसान का दिमाग काम करता है वैसे ही मशीन का भी सोचो दिमाग है, वैसे ही वो भी काम कर रहा है, ठीक है। हम लोगों ने ऐसी डीप लर्निंग में खासियत करी है कि बिल्कुल न्यूरल नेटवर्क के मतलब तहत ही वो काम कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसे इन्हें कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, मतलब कृत्रिम तंत्रिका जाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह मॉडल इंसानों के दिमाग के न्यूरॉन्स की नकल करते हैं, मतलब ये जो मॉडल होते हैं, ये इंसानों की जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी ही नकल करते हैं, और बड़े पैमाने पर डेटा से खुद ब खुद फीचर, ठीक है। अब देखो, यह मॉडल इंसानों के दिमाग के न्यूरॉन्स की नकल करते हैं और बड़े पैमाने पर डेटा से खुद ब खुद फीचर सीखते हैं, ठीक है। आसान भाषा में समझिए इसको, मशीन लर्निंग को और डीप लर्निंग को। इंसान डेटा से फीचर्स चुनता है और मॉडल बनाता है, ठीक है। क्या? मशीन लर्निंग में, ठीक है। मशीन लर्निंग में क्या होगा, इंसान डेटा से फीचर्स चुनेगा और मॉडल बनाता है, ठीक है। डीप लर्निंग में क्या होगा, मशीन खुद ही डेटा से जरूरी फीचर सीख लेती है। क्या होगा कि मशीन लर्निंग में इंसान डेटा से फीचर चुनता है, मैंने आप लोग बता दिया, इंसान जो है डेटा से फीचर्स चुनता है और मॉडल बनाता है। इसमें मशीन डीप लर्निंग में क्या हुआ, मशीन खुद ब खुद मॉडल बना लेती है, ठीक है। खुद से ही डाटा से जरूरी फीचर सीख लेती है और मॉडल बनाती है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, कम डेटा में काम कर देता है, मतलब कम डाटा में काम करता है मशीन लर्निंग। मैंने आप लोगों को बोला 10-20 फोटो होंगी, चलो मशीन लर्निंग का, जहां पे 100, 200, 500 फोटो आती है वहां पे डीप लर्निंग का यूज होगा। कम डाटा में काम करते हैं, ज्यादा डाटा में काम करेंगे, ठीक है। साधारण मॉडल, यहाँ पे क्या होता है, साधारण मॉडल्स यूज होता है मशीन लर्निंग में, जैसे डिसीजन ट्री, एफडी, ठीक है। और गहरे न्यूरल नेटवर्क जैसे CNN, RNN, ये न्यूरल नेटवर्क होते हैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग को बस इतना पढ़ना है जितना यूपीटी प्रीलिम्स के लिए सफिशिएंट है। अगर मैं चाहूं तो इसके अंदर भी घुस सकता हूं और बहुत अच्छे से 2-3 घंटे की क्लास ले सकता हूं, लेकिन क्या फायदा आपको, क्या फायदा? आप लोग को यूपीजी के भी तो पढ़ना है, सारा समय कंप्यूटर पे तो नहीं है ना। मैं अगर चाहूं तो इसका 4 घंटे क्लास ले लूं, CNN के बारे में बताऊं, RNN के बारे में बताऊं, फिर डिसीजन ट्री के बारे में बताऊं, उसको पूरा समझाने लगूं, लेकिन आपको इतना नहीं जानना है ना। अच्छा, जो मशीन लर्निंग है तेजी से ट्रेंड होता है, और जो डीप लर्निंग है वो ज्यादा समय लेती है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आता है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या अंतर है, एक बार और देख लेते हैं। बिंदु, डेटा की जरूरत होती है, डेटा की जरूरत कहां पे कम होगी, कहां पे ज्यादा होगी, देख लेते हैं। डेटा की जरूरत, मशीन लर्निंग में कम डाटा से काम चलेगा, डीप लर्निंग में ज्यादा डाटा होगा, बहुत बड़ा डाटा चाहिए, ठीक है।
फीचर्स की पहचान इंसान को पहले से चुनने पड़ते हैं, मैंने आप लोग बताया फीचर्स वगैरह इंसान को पहले से ही चुनने पड़ेंगे, लेकिन मशीन खुद सीख लेती है डीप लर्निंग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोसेसिंग पावर क्या होगा, साधारण जो मशीन लर्निंग है वो साधारण कंप्यूटर से चल सकती है, लेकिन जो डीप लर्निंग है उसके लिए जीपीयू जैसी हाई पावर मशीन चाहिए। ठीक है, जीपीयू जैसी हाई पावर मशीन चाहिए। उदाहरण एल्गोरिदम स्पीड, जैसे मैंने आप लोग बताया एल्गोरिदम, जो उदाहरण एल्गोरिदम जैसे डिसीजन ट्री, एसबीएम, केएनएन, ये क्या हुआ मशीन लर्निंग का, और सीएनएन, आरएन, ये सब क्या हुआ डीप लर्निंग का। ठीक है ना, उसके बाद से आएगा उदाहरण स्पीड, तेज ट्रेंड होता है जो मशीन लर्निंग है, तेज ट्रेंड होता है। डीप लर्निंग थोड़ा स्लो होता है लेकिन ज्यादा सटीक होता है, ज्यादा सटीक, सटीकता इसमें ज्यादा होती है, अच्छी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लो, मैंने आप लोग बता दिया था डीप लर्निंग का इस्तेमाल कहां कहां होता है। चेहरा पहचानने में होगा, ठीक है, एक मिनट भाई, चेहरा पहचानने में होगा, आवाज पहचानने में होगा, चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल में होगा। ठीक है, जैसे देखो चैट जीपीटी जैसे जो मॉडल आ रहे हैं ना, चैट जीपीटी हुआ, जो अपना ग्रॉक हुआ, डीप सीक हुआ, ये सब जो मॉडल आ रहे हैं ना, इसमें जो है मशीन लर्निंग का भी यूज होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज होता है और डीप लर्निंग का भी यूज होता है। ठीक है ना, ये तीनों ही चीजें मतलब इसमें यूज होती हैं, जो चैटबॉट वगैरह आते हैं उसमें यूज होती हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा उदाहरण है मशीन लर्निंग। मशीन, अब देखो बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, बहुत प्यारा सा उदाहरण है, इसको आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप लोग मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो समझ जाओगे। देखो क्या होता है मशीन लर्निंग में, अगर आपको एक फोटो से बिल्ली पहचाननी है, एक फोटो लिया बिल्ली का, ठीक है, अगर ये मशीन लर्निंग क्या हुआ, उस फोटो से अगर बिल्ली को पहचानना है तो आप पहले से बताते हैं कि क्या बताते हैं, पहले से बताते हो कि कान कैसे होते हैं बिल्ली के, आंखें कैसी होती हैं बिल्ली की, समझ गया ना। मशीन को हम लोग बता रहे हैं किसमें, मशीन लर्निंग में बता रहे हैं कि बिल्ली की आंखें कैसी हैं, बिल्ली के कान कैसे हैं, बिल्ली कैसे चलती है, बिल्ली कैसे दिखती है, ये सब चीजें मशीन लर्निंग में। अच्छा, डीप लर्निंग में क्या होगा, मशीन खुद हजारों बिल्लियों की फोटो देखेगी, फोटो देखकर समझ गई कि बिल्ली कैसी दिखती है, समझ में आ गया। मशीन लर्निंग में इंसान बताएगा कि अरे यार ऐसी ऐसी होगा, छोटी अगर कोई आया और उसके बाल हुए और बिल्ली की आंखें ऐसी हुई, बिल्ली के कान ऐसे हुए, बिल्ली की नाक ऐसी हुई, बिल्ली की पूंछ ऐसी हुई, सब कुछ बता दिया, तब मशीन ने समझा अच्छा ऐसी बिल्ली है, ठीक है, अब कोई आएगा मैं देख लूंगी। ठीक है, लेकिन अब डीप लर्निंग में क्या हुआ, डीप लर्निंग में हजारों बिल्ली की फोटो मशीन ने खुद देख ली और समझ गई कि अच्छा वैसा कोई प्राणी आएगा तो समझ जाए बिल्ली है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फादर ऑफ डीप लर्निंग किसे कहते हैं, तो मैंने आप लोगों को कल वाले लेक्चर, परसों वाले लेक्चर में बता दिया था, फादर ऑफ डीप लर्निंग जॉफ्री हिंटन। जॉफ्री हिंटन को कौन कौन से अवार्ड मिला है, 2018 में कौन सा अवार्ड मिला था, आप लोग कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ डीप लर्निंग कहा जाता है। ठीक है, जॉफ्री हिंटन को, इनके बारे में मैं आपको बहुत पहले ही पढ़ा चुका हूं। ठीक है, डीप लर्निंग की परिभाषा क्या होती है। डीप लर्निंग एक प्रकार की मशीन लर्निंग है जिसमें मशीन इंसानों की तरह सोचने और सीखने के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करती है। डीप लर्निंग में एक क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा डीप लर्निंग में किसका उपयोग होता है, तो न्यूरल नेटवर्क का उपयोग होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का मतलब यूज होता है, समझिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसके बाद से आता है डीप लर्निंग की लेयर्स कैसे काम करती, मतलब डीप लर्निंग की लेयर्स होती हैं। देखो आप लोगों ने जैसे वो पढ़ा होगा इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग वगैरह, जैसे कंप्यूटर कैसे काम करता है, वैसे ही समझ लो डीप लर्निंग भी वैसे ही काम करती है। इसमें भी 3 चरण होते हैं, 3 चरण मैं आप लोगों को ऐसे समझा दे रहा हूँ। 3 चरण होते हैं, एक इनपुट, एक प्रोसेसिंग, एक आउटपुट। ठीक है, जैसे कंप्यूटर काम करता है ना, इनपुट दिया हम लोगों ने कीबोर्ड से, ठीक है, प्रोसेसिंग हुआ, फिर आउटपुट निकल गया मॉनिटर पे, समझ गए। ऐसे ही इसमें होता है, इसमें भी लेयर्स होती हैं, इसमें भी 3 लेयर होती हैं। इनपुट लेयर, ठीक है, उसके बाद से आता है हिडन लेयर और फिर एक आता है आउटपुट लेयर। ठीक है, इनपुट, हिडन, आउटपुट। देखो डीप लर्निंग में लेयर्स का मतलब होता है वो हिस्से जिनसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एएनएन बना होता है, एएनएन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बना होता है। ठीक है, हर लेयर का काम होता है डेटा को थोड़ा थोड़ा समझना और आगे भेजते रहना ताकि मशीन धीरे धीरे पैटर्न सीख सके, समझ गए। चलो बताते हैं अभी। डीप लर्निंग में मुख्य 3 प्रकार की लेयर्स होती हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसको पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं फिर इसको समझ लेते हैं। इनपुट लेयर, यह लेयर वह होती है जहां डेटा नेटवर्क में प्रवेश करता है। ठीक है, इनपुट दे दिया गया। ठीक है, उदाहरण क्या होगा, अगर एक तस्वीर में, चलो उदाहरण छोड़ो, मैं अब ऐसा समझो कि इनपुट लेयर में क्या होगा, इनपुट दी जाएगी, समझे। इनपुट लेयर में क्या होगा, इनपुट दी जाएगी। हिडन लेयर में क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी। हिडन लेयर में क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी। हिडन लेयर कितने हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। हिडन लेयर कितने होते हैं, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा हिडन लेयर होंगे उतनी ये प्रोसेसिंग अच्छी होगी। ठीक है, उसके बाद से आता है आउटपुट में क्या हुआ, आउटपुट दे दिया मशीन ने, समझ गए।
चलो आगे बढ़ते हैं। हिडन लेयर में क्या होगा, ए लेयर इनपुट डाटा पर काम करती है और सीखने की प्रक्रिया यही होती है, मतलब यहीं पे सारी प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है हिडन लेयर में, हर हिडन लेयर में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन डाटा में फीचर पैटर्न रिलेशनशिप सीखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जितनी ज्यादा हिडन लेयर उतना ही डीप नेटवर्क, जितनी ज्यादा हिडन लेयर होंगी उतना ही डीप नेटवर्क होगा। ठीक है, मैंने आप लोग बताया। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है डीप लर्निंग। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है डीप लर्निंग। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स काम जैसे चेहरा पहचानना, आवाज समझना के लिए बहुत सारी हिडन लेयर्स होती हैं। ठीक है, जैसे आप समझो, ऐसे समझो जैसे मैं मशीन हूं। ठीक है, मेरे सामने कोई फोटो आई, जैसे मेरे सामने कुत्ता आया मान लो। ठीक है, मेरा इनपुट लेयर क्या होगा, आंखें। मेरी इनपुट लेयर क्या होगी, आंखें। मैंने कुत्ता देखा, अपनी आंखों से उसका प्रिंट बना लिया। ठीक है, उसके बाद से मेरा ये न्यूरॉन्स यहाँ पे तंत्रिका, जैसे यहाँ पे दिमाग पे गया, यहाँ पे फोटो खींचा, आंखों ने दिमाग पे भेज दिया, दिमाग ने उस पर प्रोसेसिंग शुरू कर दी, ये किस चीज की फोटो है, किस चीज की फोटो है, किस चीज की फोटो है, कुत्ते की फोटो है। ठीक है, उसके बाद से माइंड ने फिर से मुझे बता दिया कि हाँ, आउटपुट दे दिया कि हाँ ये तो कुत्ता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे ही उसमें भी काम होता है कि इनपुट ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स है, हिडन लेयर्स है, उस पर प्रोसेसिंग हो रहा है, उसके बाद से आउटपुट दे दिया मशीन ने। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। आउटपुट लेयर में क्या, या आखिरी लेयर होती है, फाइनल रिजल्ट यहीं पे आता है। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो वेट होता है और एक एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इसके बारे में एक एक लाइन पढ़ लो, और इसके बारे में जैसे जो एग्जांपल दिया हुआ जैसे, उसको थोड़ा सा याद रखना, अपने दिमाग में रखना। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे जाएगा डायरेक्टली तो यहां से आ जाएगा। ठीक है, देखो वेट में क्या होता है, हर कनेक्शन को एक महत्व देती है, कौन सा इनपुट कितना जरूरी है। ठीक है, पढ़ लिया। एक्टिवेशन फंक्शन में क्या होता है, यह तय करती है कि न्यूरॉन एक्टिव होगा या नहीं, जैसे कि ReLU और सिग्मॉइड वगैरह भी होता है, इसको आप लोग देख लेना। ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक न्यूरल नेटवर्क कैसा दिखता है, तो मैंने आप लोग बता दिया, इनपुट लेयर, फिर बीच में आएगा हिडन लेयर। हिडन लेयर में बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे, उसके बाद से होगा आउटपुट लेयर। ठीक है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, हिडन लेयर 3, हिडन लेयर 4, जितने ज्यादा हिडन लेयर होंगे उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, उतनी ज्यादा अच्छा भी होगा। ठीक है, और एक होता है आउटपुट लेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक आसान उदाहरण समझो कैसे काम कर रहा है। तो मान लो तुमने एक ऐप बनाया है, मतलब इसमें बोला गया, मान लीजिए मैंने एक ऐप बनाया। ऐप मतलब जो आप लोग चलाते हैं इस पे मोबाइल पे, वैसा ऐप बनाया है जो तस्वीर देखकर बताए कि वह बिल्ली है या कुत्ता है। ठीक है, अब कैसे बताएगा वो देख लो। इनपुट लेयर में तस्वीर के पिक्सल दे दिए जाएंगे इनपुट लेयर में। ठीक है, हिडन लेयर में क्या हुआ, तस्वीर में कान, आंख, आकार जैसी चीजें पहचानेगा। हिडन लेयर में तस्वीर में कान, आंख, आवाज जैसी चीजें पहचानेगा। आवाज, आकार, आवाज तो पहचान नहीं सकता, तस्वीर वीडियो होती तो आवाज पहचानता, तस्वीर है तो आकार पहचानेगा, उसका शेप। ठीक है, और आउटपुट लेयर में बिल्ली या कुत्ता का बता देगा कि क्या है भैया। ठीक है, अगर मतलब बिल्ली जैसी शेप आ गई उसकी तो बिल्ली बताएगा, कुत्ते जैसे शेप आ गया कुत्ता बता देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल दिए हुए रोजमर्रा की जिंदगी डीप लर्निंग है। देखो, जैसे फेस अनलॉक में पहला उदाहरण हो गया, फिर गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी, ये भी डीप लर्निंग का ही उदाहरण है। ठीक है, जो नीचे दिया हुआ है ये सब चीजें आप लोग पढ़ लेना, मैं बस एग्जांपल आप लोग बताते हुए चल रहा हूँ। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स पे जो रिकमेंडेशन आती है ना, जैसे कि मैं वीडियो देख रहा हूँ मारधर वाली, नीचे फिर से सजेशन में आ गया मारधर वाली, तो भी डीप लर्निंग का ही उदाहरण होगा। ठीक है ना, और देखते हैं गूगल ट्रांसलेशन, जो मतलब हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी टू बंगला, बंगला टू मराठी, ये सब चीजें होती हैं। ट्रांसलेशन जो होता है वो भी डीप लर्निंग से ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में इसका यूज होता है। ठीक है, स्पैम डिटेक्शन, जैसे मैं ईमेल हुआ, ईमेल में स्पैम अलग करना। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मेल है उसको अलग करना, ये सब चीजें भी डीप लर्निंग में ही आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये गूगल फोटो में ऑब्जेक्ट या चेहरा खोजो। ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस में, चिकित्सा क्षेत्र में भी डीप लर्निंग का यूज हो रहा है। ठीक है, MRI, एक्सरे वगैरह में, ई कॉमर्स में भी यूज होता है। ठीक है, बैंकिंग और फ्रॉड डिटेक्शन में भी यूज होता है। ठीक है, अच्छा समरी में आप लोगों ने देख लिया। मोबाइल में क्या होगा, समरी में देख लो आप लोग। मोबाइल में फेस अनलॉक, वॉइस असिस्टेंट, इंटरनेट में यूट्यूब, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन। ठीक है, भाषा में गूगल ट्रांसलेट आ गया, स्वास्थ्य में एक्सरे से बीमारी पहचानना आ गया, वाहन में सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गई, बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन आ गया, शॉपिंग में प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आ गया। जैसे कि हम लोगों ने मान लो अभी मेरे पास मान लो जूते नहीं है, मैंने सर्च किया, मतलब अपने जूते के लिए मैंने सर्च किया मतलब गूगल पे। ठीक है, और उसके बाद से मैं फेसबुक चलाने लगा, तो फेसबुक पे ही हमारा एडवर्टाइजमेंट आने लगते हैं। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, जो चीज आप लोग 1-2 दिन पहले सर्च किए रहते हो वही चीज आपके एडवर्टाइजमेंट में आती है, जब तक आप उस चीज को खरीद ना लो। मतलब सोचो गूगल इतना सातिर है। ठीक है, खेलता है हम लोग साथ में। ठीक है ना, तो शॉपिंग में प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन आने लगता है। ठीक है, ये हो गया मशीन डीप लर्निंग। ठीक है, अब उसके बाद से कुछ वर्चुअल और पर्सनल असिस्टेंट है, उसके बारे में लिस्ट दी हुई है, उसको देख लेते हैं। बाकी इसमें जो भी बच जाएगा ना डीप लर्निंग में, वो मैं आप लोगों को क्वेश्चन में करवाऊंगा। वो
आप लोगों को अगला एमसीक्यू या जो क्वेश्चन मतलब जो एमसीक्यू में लेके आऊंगा वो वाली क्लास आप लोग देख लोगे, तो आप लोग एआई, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, सीरी एप्पल का है, सीरी किसका है? एप्पल का है। गूगल असिस्टेंट किसका है? गूगल का है। अमेजन एलेक्सा किसका है? अमेजन का है। माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना मैंने बताया तो बंद हो गया है, जो किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। सैमसंग बिक्सबी किसका है? सैमसंग का है। ठीक है, फेसबुक एम किसका है? फेसबुक का है। आईबीएम किसका? आईबीएम वॉटसन किसका है? आईबीएम वॉटसन असिस्टेंट किसका है? आईबीएम का है। गूगल नाउ किसका है? गूगल का है। ठीक है, क्लोवा है और जियोमी का भी है, सीओ एआई करके है। ठीक है, अच्छा इसके ईयर देख लो। सीरी जो है 2011, अमेजन एलेक्सा 2016, माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना 2014, सैमसंग बिक्सबी 2014, नहीं सैमसंग बिक्सबी 2017, माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना 2014, अमेजन भी है 2014 का, गूगल असिस्टेंट 2016 में, सीरी है 2011 में। ठीक है, और जो सीओ एआई है 2018, क्लोवा जो है 2017 में। इसका मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, आप लोग इसका फाउंडर या फिर कंपनी का नाम याद कर लेना और साथ में इसकी मतलब कब रिलीज हुआ था याद कर लेना, डेट याद कर लेना, पूछे जाता है डायरेक्ट, एक क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों की डीप लर्निंग की थोड़ी बहुत बातें खत्म हुई। अभी हम लोग की पूरे मतलब पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है भाइयों। अभी हम लोग ने एआई पढ़ लिया, डीप लर्निंग पढ़ लिया, मशीन लर्निंग पढ़ ली, हम लोग को थोड़ा बहुत अभी समझ में आया है। लेकिन अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्वेश्चन से आंसर कैसे निकालते हैं, मतलब क्वेश्चन देखे तो उसका आंसर कैसे मिलेगा, ये हम लोग सीखेंगे आने वाली वीडियो में। तो आगे आने वाली जो मेरी वीडियो होगी, अगली जो वीडियो होगी, उसमें तीनों क्लासेस के मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। आप लोग एक बार उसको देखना, अच्छे से समझना। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल फैक्ट होंगे, आप लोगों को बिल्कुल रटे होने चाहिए। मैं भी रटने की कोशिश करूंगा, आपको भी रटवाने की कोशिश करूंगा, आप लोग रटना। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही भाइयों। आज आप लोगों की डीप लर्निंग की क्लास खत्म हो गई। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से मैंने अपने समझाने की कोशिश की है। बहुत ज्यादा गहराई में, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके नंबर नहीं आते हैं दोस्तों। मैं अगर चाहूं तो मैं इसमें बहुत ज्यादा डीपली में पढ़ा सकता हूं, 3-3, 4-4 घंटे की क्लास ले सकता हूं, लेकिन उसका कोई यूज नहीं रहेगा। आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, साथ में मेरा टाइम वेस्ट होगा। मैं चाहता हूं कि जितना मैं पढ़ाऊं उतने में से ही आ जाए। ठीक है, और आ भी जाएगा। आप लोगों ने कल वाली क्लास देखी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतने में ही आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जय बोले, हर हर महादेव।